हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमने दर्शन शास्त्र वाला पार्ट चालू किया था उसमें हमने कल के वीडियो में जो अरस्तु का कारणता सिद्धांत था उसको समझा था। आज के वीडियो में हम देकार्त की संदेह विधि और साथ ही साथ मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं ये वाले कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, क्योंकि पिछले बार के मेंस में देकार्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस बार पूरे चांस बनते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आए, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि वीडियो आपके लिए बेनिफिट है या बेनिफिशियल है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जो देकार्त थे वो एक फ्रांस में रहने वाले गणितज्ञ थे, ठीक है। तो उन्होंने जो भी अपना कॉन्सेप्ट दिया है उसको उन्होंने अन्वेषण विधि कहा है, ठीक है। उनकी जो ये विधि है उसको अन्वेषण विधि का है और उसके रिलेटेड ही संदेह पद्धति और जो मैं सोचता हूं और इसलिए मैं हूं ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो उनकी अन्वेषण की विधि क्या, अन्वेषण की विधि वो देखते हैं। सबसे पहले जो देकार्त है वो ये बोलते हैं कि जो भी इंद्रिय ज्ञान होता है वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता, इसलिए इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा जो है सहज ज्ञान को महत्व दिया जाना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान तो आप समझ रहे हैं, सहज ज्ञान का मतलब इंट्यूशन होता है कि तो इंद्रिय ज्ञान जो है वो पूरा ज्ञान नहीं होता। आपको अगर किसी भी चीज को समझना है तो उसके सबसे पहले आप में उस चीज का सहज ज्ञान होना चाहिए, यानी उस चीज के प्रति आपका इंट्यूशन होना चाहिए। तो सहज ज्ञान कैसा, किस तरीके से सहज ज्ञान होना चाहिए, उसके चरण क्या है, उन्होंने उसको समझाया कि सहज ज्ञान की 4 सीढ़ियों का उल्लेख किया उन्होंने। यानी किसी भी ज्ञान को हम सहज ज्ञान तब बोलेंगे जब वो ये 4 पैरामीटर को फॉलो करे, ठीक है। उसके बिना कोई भी ज्ञान सहज ज्ञान नहीं है। अगर हम इस 4 पैरामीटर को फॉलो करके किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वही जो है उसी ज्ञान में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो हमको इंद्रिय ज्ञान प्राप्त होता है उसके अपेक्षा इन्होंने इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान को महत्व दिया है। तो उन्होंने सहज ज्ञान किसको कहा है, उसके क्या 4 चरण बताए वो देखते हैं। सबसे पहले सहज ज्ञान को पाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, जब तक हम किसी बात को स्पष्ट ना जान ले हमें उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। यानी ऐसा कोई भी ज्ञान जिसके बारे में हमको पूरी नॉलेज नहीं है वो किसी भी प्रकार का पूर्ण सत्य नहीं है। जब तक हम उसके एक एक पैरामीटर को ना जान ले तब तक वो पूर्ण सत्य नहीं है। ये पहला पॉइंट उन्होंने बोला है। दूसरा, हमें अपनी कठिनाइयों को सरलतम से सरलतम टुकड़ों में विभाजित करना चाहिए। यानी कोई भी समस्या या कोई भी ज्ञान हमको प्राप्त करना है, उस ज्ञान को प्राप्त करने से पहले संपूर्ण ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में सरलतम या छोटे छोटे भागों में विभाजित करना चाहिए और छोटे छोटे जो भाग बटे हुए हैं और भाग वाइज उसका अध्ययन करते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा एक ही बार में पूरा पढ़ लेना है। उस संपूर्ण ज्ञान को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए और एक एक टुकड़ों को कवर करते हुए फिर पूरे चीजों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, या पूरी चीजों के बारे में जानना चाहिए। तीसरा बोला उन्होंने, सरलतम बातों से शुरू करके जटिलतम बातों तक जाना चाहिए। अगर जैसे कि हम मान लीजिए एबीसीडी पढ़ रहे हैं, हम एबीसीडी ना जान के सीधा उसका जो है एच जानेंगे तो उससे हमको पूरा ज्ञान तो नहीं हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं हमको हिस्ट्री पढ़ना है, अगर हम कोई ऐसी बुक से हिस्ट्री पढ़ना चालू करते हैं जिसमें केवल पॉइंट वाइज दिया हुआ है तो हमको पॉइंट वाइज पढ़ के हमारा नॉलेज जो है केवल उतने पॉइंट तक सीमित हो जा रहा है, लेकिन उसका पूरा नॉलेज तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, उसके सबसे सरल भागों को, शुरुआती भागों को पढ़ना चाहिए और लाइन से शुरुआती करते उसके पूर्ण ज्ञान की ओर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एबीसी जाने नहीं हम सीधा डीईएफ को जानने लगे, ठीक है। तो उसके पूरे कॉन्सेप्ट सरल भाग से लेकर यानी शुरुआत से लेकर अंत तक हमको पूरा लाइन से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच के कुछ भाग को छोड़ के स्किप करके आगे को पढ़े। इसलिए बोल रहा है कि सरलतम भाग से जटिलतम भाग की ओर जाना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट बोला है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बात छूट ना जाए। जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए हमने एबीसी पढ़ा, डी को छोड़ के ईएफजी पढ़ लिया तो डी भाग तो स्किप हो गया, तो क्या हम उसके बारे में पूरी बात जान पाए? नहीं जान पाए, डी तो हमारे से स्किप हो गया। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना है उसको सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सरलतम से जटिलतम की ओर पढ़ो, यानी पूरी चीज का नॉलेज प्राप्त करना है, बीच में किसी भी भाग को स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका जो ज्ञान है वो संदेह पद्धति से बाहर नहीं है, यानी आपके ज्ञान में संदेह किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये उन्होंने 4 चीजों को फॉलो करने बोला। अगर आप ये 4 चीज फॉलो करते हैं तो आपका जो ज्ञान है वो परम ज्ञान होगा और उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर अब उन्होंने चुनौती दी
कि अब उनकी संदेह विधि, यानी वो किस भाग में, अगर वो सहज ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे तो उनके ज्ञान में किस प्रकार से जो है संदेह किया जा सकता है, वही उनकी संदेह विधि है। सबसे पहले इन्होंने बोला इंद्रिय ज्ञान पर संदेह, यानी जो इंद्रियों से हमको ज्ञान प्राप्त होता है वो पूर्ण सत्य ज्ञान नहीं है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया, अगर कहीं पर दूर में कहीं रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो और हमको दूर से देखने से रस्सी का टुकड़ा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, तो हमारा इंद्रिय ये हमको ज्ञान देता है कि हो सकता है कि वो सांप हो, या जब तक हम उसके पास जाकर एक्चुअल रूप में नहीं देख लेते तब तक वो रस्सी हमको सांप के तरह ही दिखाई देती है। ठीक है, तो यानी जो हमारे इंद्रिय हमको ज्ञान करा रहा था कि वो सांप नहीं, वो रस्सी है, रस्सी नहीं बल्कि सांप है, वो गलत है। जब हम पास जाकर देखें तो वो जो है वो रस्सी नहीं, रस्सी थी ना कि सांप था। क्लियर है, यानी जो इंद्रियों से ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है उसमें भी संदेह किया जा सकता है। हर वक्त जरूरी नहीं कि जो हमारी इंद्रियां हमें बता रही है वो सही हो। जैसे रस्सी और सांप में भेद नहीं कर पाती हमारी इंद्री अगर वो दूर पड़ा हो, लेकिन कुछ चीजों में इंद्रियां जो ज्ञान देती है वो सत्य ज्ञान भी देती है। अगर आपके सामने टेबल पड़ा है, चेयर पड़ा, आप छू के बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि जो चीज पड़ी हो टेबल है, चेयर है, लेकिन वही चीज अगर दूरी में पड़ी हो या स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे रही हो तो हमारी इंद्रियां भी जो ज्ञान देती है वो संदेहास्पद है, उसमें पूर्ण रूप से सत्यता नहीं होती, वो गलत भी हो सकता है। ये उन्होंने इंद्रिय ज्ञान पर संदेह बताया। सेकंड बताया उन्होंने शारीरिक क्रिया पर भी संदेह संभव है, यानी जो हम शारीरिक क्रिया करते हैं उसमें भी संदेह संभव है। उन्होंने इसको एग्जांपल देते हुए समझाया, जब हम रात में या जब भी हम सोते हैं और हमको जो भी सपने आते, स्वप्न आते हैं, उसमें हम जो शारीरिक क्रिया करते रहते हैं, सपने में हमारा शरीर जो शारीरिक क्रिया करता है वो एक्चुअल में हमारा शरीर नहीं करता रहता। यानी हम जो सपना देखते हैं उसमें हम जो भी चीजें करते रहते हैं, एक्चुअल में तो हमारा शरीर वो चीज नहीं कर रहा है, हम तो वहां पर सोए हुए हैं, निद्रा में है, लेकिन जो हमारा स्वप्न आ रहा है उसमें जो हमारा शरीर जो स्वप्न में अंदर में जाकर शारीरिक क्रिया कर रहा है वो एक्चुअल में तो नहीं कर रहा है। यानी शारीरिक क्रिया में भी संदेह संभव है। तीसरा उन्होंने बताया वैज्ञानिक ज्ञान पर भी संदेह संभव है। कैसे? कई बार आपने देखा होगा जो किसी भी चीज का अगर कुछ नियम बनाए गए तो कई बार वैज्ञानिक जो नियम बनाते हैं उसके कुछ सालों बाद कोई दूसरा वैज्ञानिक आता है और उस नियम को गलत साबित करके अपना नियम स्थापित कर देता है। यानी वैज्ञानिक ज्ञान भी पूर्णतः सत्य नहीं होता, वो भी हो सकता है वो गलत हो। ठीक है, हर वैज्ञानिक ज्ञान गलत नहीं होता, लेकिन हर वैज्ञानिक या वैज्ञानिक ज्ञान पर संदेह तो किया जा सकता है कि वो सही है या नहीं आने वाले समय में, क्योंकि नए नए विज्ञान के आविष्कार होते रहते हैं, उस चीज को वैज्ञानिक नियम जो उसको भी गलत साबित किया जा सकता है। फोर्थ उन्होंने बोला गणितीय ज्ञान पर भी संदेह संभव है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो गणितज्ञ होते हैं वो एक शैतान टाइप के होते हैं। ठीक है, उन्होंने बोल दिया 2 + 2 4 होता है, लेकिन एक्चुअल में हमने कभी सोचने की कोशिश की कि 2 + 2 4 ही क्यों होता है। ठीक है, तो उन्होंने इसमें भी संदेह बताया कि 2 + 2 4 तो हो रहा है, ये किसी ने हमको बता दिया कि 2 + 2 4 होता है तो हम मान के चल रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए हमने कभी परीक्षण किया कि 2 + 2 4 ही क्यों होते हैं। यानी उस ज्ञान पर भी संदेह संभव है, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये जो संदेह उन्होंने बताया उसके आगे उन्होंने ये बताया कि देकार्त के अनुसार संदेह करना एक चेतन प्रक्रिया है। यानी अगर हम किसी चीज में संदेह कर रहे हैं, यानी हमने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया, हमने उस चीज को सोचना चालू किया। ठीक है, जब हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे तभी तो हमारे मन में संदेह की भावना आएगी। यानी संदेह एक चेतन प्रक्रिया है। तो अगर संदेह एक चेतन प्रक्रिया है तो पूरे ब्रह्मांड में तो केवल मानव ही ऐसा है जो सोचने का कार्य कर सकता है। यानी अगर किसी चीज को संदेह करना है और वो सोचने की प्रक्रिया है, चेतन की प्रक्रिया है, तो चेतन का कार्य कौन करता है? मानव करता है। यानी संदेह करने के लिए कोई ना कोई एक संदेह करता भी तो होना चाहिए जो संदेह कर रहा हो। यानी किसी भी चीज को सोचने के लिए, किसी भी चीज में संदेह करने के लिए, शक करने के लिए कोई तो व्यक्ति होगा जो उस चीज में शक कर रहा हो, संदेह कर रहा हो। यानी किसी भी चीज को सोचने के लिए या संदेह करने के लिए एक संदेहकर्ता का होना तो आवश्यक है। यानी संदेहकर्ता का होना एक आवश्यक है, कोई हो ना हो संदेहकर्ता तो जरूर होगा। यानी अगर किसी वस्तु की सत्यता पर हम शक कर रहे हैं तो उस शक को करने वाला एक संदेहकर्ता तो होना चाहिए। यानी वो वस्तु की सत्यता का अस्तित्व है या नहीं वो पता नहीं हमको, लेकिन संदेहकर्ता का तो अस्तित्व है, ये तो जरूर है।
ठीक है, ऐसा देकार्त बोलते हैं अगर किसी चीज में संदेह करना है तो संदेहकर्ता का होना आवश्यक है। यानी किसी वस्तु की सत्यता है कि नहीं वो हमको अभी नहीं पता, लेकिन संदेहकर्ता का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है वो तो जरूर है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। यानी एक संदेहकर्ता जो है उसका निर्विवाद अस्तित्व होता है। संदेह किसी वस्तु में है या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन संदेह करने वाला एक व्यक्ति या कोई अनेक व्यक्ति तो होंगे ही। यानी संदेहकर्ता तो जरूर है, संदेहकर्ता पर किसी उसके अस्तित्व पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। तो ये जो संदेह करता है जिस पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता, जिसका निर्विवाद अस्तित्व इस धरती पर है, वह उसी को उन्होंने बोला है चिंतये अति अस्मि। ठीक है, जो संदेह करता है जिसका अस्तित्व इस निर्विवाद अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है, उसी को उन्होंने बोला है चिंतये अति अस्मि या कोगिटो इर्गो सम। यानी कोगिटो का अर्थ होता है मैं सोचता हूं, इर्गो का अर्थ होता है इसलिए, सम होता है मैं हूं। यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। तो मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तो सबसे पहले सोचने के लिए किसका अस्तित्व होना आवश्यक है? मैं हूं का अस्तित्व होना आवश्यक है। यानी अगर किसी चीज को सोचने के लिए सबसे पहले मानव का तो अस्तित्व होना आवश्यक ही है, तो उनका यही कॉन्सेप्ट है कि संदेहकर्ता का अस्तित्व निर्विवाद इस धरती पर है, जो कि किसी भी वस्तु पर या चीजों पर संदेह कर सकता है। तो यहां पर आगे ये अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं और ये बोलते हैं कि अगर हमको किसी भी वस्तु के स्वरूप को समझना है तो सबसे पहले हमको संदेहकर्ता के मन के स्वरूप को समझना पड़ेगा। यानी संदेहकर्ता कौन है? एक मानव ही है जो किसी वस्तु पर संदेह कर रहा है। यदि हम किसी मानव के मन को पढ़ लिए, यानी उसका मन क्या क्या तरीके से सोच सकता है, अगर हम उसके स्वरूप को पढ़ लिए तो वस्तु के स्वरूप को तो हम जान ही सकते हैं। क्योंकि संदेह करने वाला कौन है? मानव है। अगर मानव के मन को ही, उसके स्वरूप को हम समझ गए कि वो किस किस पर संदेह कर सकता है, अगर वो हम समझ गए तो वस्तु के स्वरूप को तो हम आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि वो उस पर किसी भी प्रकार का वस्तु के स्वरूप में फिर संदेह ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमने मानव के मन के स्वरूप को पढ़ लिया है। ठीक है, तो इनका ये दो कॉन्सेप्ट था। संदेह विधि जिसमें उन्होंने बताया है ये 4 प्रकार के संदेह, और फिर आता है मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यानी जो संदेह है, संदेह करने वाला है, संदेह करता, उसका अस्तित्व तो है ही इस धरती पर, उसी को उन्होंने चिंतये अति अस्मि, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, जिसका अर्थ होता है कि संदेहकर्ता का तो अस्तित्व जो है इस ब्रह्मांड में निर्विवाद रूप से है। चाहे किसी वस्तु का अस्तित्व हो या ना हो, उस वस्तु में संदेह हो या ना हो, लेकिन जब तक संदेह करता ही नहीं होगा तब तक किसी वस्तु पर संदेह ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था देकार्त का। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।